Assalamualaikum dear students. Welcome back to another chemistry video. Today our topic is ionic bonding. There are three types of chemical bonding. The first one is ionic bonding, the second one is covalent bonding, and the third one is metallic bonding. But today we will gonna discuss ionic bonding. So let's get started. First of all, we will know what is ionic bonding. Ionic bonding is the electrostatic attraction between oppositely charged ions formed when electrons are transferred from one atom to another. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को समझाया था कि जो आयंस वगैरह हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी। एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि केटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इधर भी लिखा हुआ है कि आयनिक बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो इन दोनों के दरमियान, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं और हमें पता है कि ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यही वजह है कि केटाइन जो है और एनाइन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये जो अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन की हुई है कि आयनिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है बेटा, ये बात बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है, इसकी रीज़न ये है कि जो मेटल है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, मेटल क्या करता है? लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को। और नॉन मेटल क्या करता है? गेन करता है। दिस इज द रीजन वाई नॉन मेटल फॉर्म्स एनाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इनके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और मेटल जो है वो केटाइंस फॉर्म करते हैं बिकॉज दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन केटाइंस इज पॉजिटिव। जैसा कि पहले भी मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तभी आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आयनिक बॉन्डिंग की। उसकी सबसे मशहूर जो एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें जो है वो पीरियोडिक टेबल का बहुत सहारा लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पीरियोडिक टेबल के थ्रू हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चल जाती हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आपके पेपर से उठा के मैंने एक पीरियोडिक टेबल लगाया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये हम लोग मेंशन कर देते हैं कि इनमें से मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे एक स्टेयरकेस बनता है। तो ये बेटा मैंने एक स्टेयरकेस बना दी है। इसकी मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि इस स्टेयरकेस के ये जो रेड बॉक्सेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, जो उनके बाहर हैं उनको कहते हैं हम लोग मेटल्स, और जो उनके राइट साइड में हैं ये वाले सारे इनको कहते हैं नॉन मेटल्स। एक तो फिर से मैं मेटल्स को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये सारे जो है ना, इनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे NaCl की, यानी सोडियम क्लोराइड की। तो हम लोग यहाँ पे Na को ढूंढते हैं, सोडियम को ढूंढते हैं। सोडियम यहाँ पे है हमारे पास। ठीक हो गया। सोडियम जैसा कि पीरियोडिक टेबल हमें बता रहा है कि ये एक मेटल है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो हैं 1। हमने पिछले लेक्चर में ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक एलिमेंट है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे सोडियम का ग्रुप नंबर है 1। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1। ठीक है, दूसरी हमारे पास है क्लोरीन Cl। यहाँ पे है Cl हमारे पास, और Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं?
इसके पास हैं 7। और बच्चों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है वो तभी सक्सेसफुल होती है जब वो दोनों आपस में मिलके एक स्टेबल जो है ना मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लें। ठीक है। अब वो स्टेबल कैसे बनाते हैं? स्टेबल वो इस तरह होते हैं कि जो एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल ये Na है और ये है क्लोरीन। ये अपने सबसे करीबी जो इनके पास है ना वो नोबल गैस एलिमेंट, यहाँ पे आर्गन है। और नोबल गैस का ये होता है कि सिवाय हीलियम के अलावा जितने भी नोबल गैस हैं ना एलिमेंट्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, यानी वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं। तो इसी तरह क्लोरीन की भी कोशिश होती है कि वो 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले, और सोडियम की भी कोशिश होती है कि वो एक को निकाल के जो है ना अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। अब वो कैसे पूरे करते हैं अभी समझते हैं हम बात। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोडियम एटम को बनाता हूँ। मैंने इसका फर्स्ट शेल ड्रॉ कर दिया है और इसके टोटल 3 शेल्स होंगे, आई थिंक सो। यस, इसके 3 शेल्स हैं क्योंकि रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये है और रो नंबर 3 ये है। तो पीरियोडिक टेबल की रो हमें बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट में, एक एलिमेंट के एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे। तो सोडियम तीसरे रो में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के पास 3 शेल्स होंगे। फर्स्ट शेल में जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं सिर्फ। मैं इसको डॉट से बनाता हूँ, डॉट से। ठीक है। अब बनाते हैं दूसरा शेल। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। और तीसरा और आखिरी शेल जो है सोडियम का, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बच्चों जो सोडियम है वो तीसरे रो में है पीरियोडिक टेबल के, उसके 3 शेल्स होने चाहिए और 3 शेल्स हो गए हैं। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। ठीक है। और वो ग्रुप नंबर 1 में है तो उसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग अब क्लोरीन का एटम बनाते हैं। तो क्लोरीन का एटम मैंने बना दिया है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम लोग। इसको मैं अब क्रॉस रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि जो क्लोरीन है वो रो नंबर 3 में है, इसका मतलब उसके 3 शेल्स होनी चाहिए। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 7 में है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 7 इलेक्ट्रॉन, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। अब बच्चों सोडियम को जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा ताकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर सके। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि वो स्टेबल बन सके। और नोबल गैस स्टेबल होती हैं तो उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं सिवाय हीलियम के। तो अब सोडियम भी यही कोशिश करेगा कि उसके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हो जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए। इसी तरह क्लोरीन जो है वो कोशिश करेगा कि भाई वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और स्टेबल हो जाए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 8 हो जाएं। ठीक है। तो अब मैं यही शो करने लगा हूँ कि क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ना इसको दे देगा क्लोरीन को। और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है तो वो उसको गेन कर लेगा। अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि क्या बनता है आगे। अब बच्चों होगा ये कि क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो ज़ाहिरी बात है उसका जो आखिरी शेल है वो बिल्कुल खाली हो गया है। अब उस शेल को हम लोग इरेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इरेज कर दिया। लेकिन जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था जिसने लूज़ किया था वो अब आ गया है क्लोरीन के पास, जो कि हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था। तो उस डॉट को हम लोग वापस यहाँ लगा देंगे। तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ना इनके जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोडियम के ऊपर आ जाएगा चार्ज +1 कह लो या प्लस कह लो, एक ही बात है। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 का या माइनस कह लो, एक ही बात है। तो बच्चों इस डायग्राम को कहते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। क्या कहते हैं? डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अच्छा बच्चों, मैंने इस डायग्राम में जो जो चीज़ें बनाई हैं ना वो सब ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर। ये एरो ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है कि आप बता सको कि भाई सोडियम जो है वो लूज़ कर रहा है और जो क्लोरीन है वो गेन कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये वाला एरो शो कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते हैं तो वो फिर
क्या रिजल्ट बनता है? तो ये फिर वो कीटाइन बन जाता है, प्लस चार्ज वाला, और ये एनाइन बन जाता है। ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में मिलके ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ज़ाहिर है आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो वो फिर आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो जब भी एग्जामिनर आपको ये कहे कि आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है, तो आप फिर ये वाली डायग्राम जो है ना बनाओगे। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे क्वेश्चन के ऊपर कि आपने सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल ही ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपने डायग्राम इस तरह बनानी है। ये हो ये हो गया Na। ठीक है, ये हो गया उसका आउटर शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये हो गया Cl, ये हो गया उसका आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें थे 7 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपने जो है वो शो कर देना है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, और फिर आप इसके साथ ये ड्रॉ कर दोगे, और साथ ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको एग्जामिनर स्पेसिफिक करे कि आपने आउटर शेल ही बनानी है सिर्फ, तो आपने ये सही डायग्राम बनानी है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं कहा हुआ, सिर्फ ये कहा हुआ है कि सिंपल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना दो, तो आप फिर बेहतर यही है कि आप ये वाली डायग्राम उसको बना के शो कर दो। ठीक है, तो आई होप भी आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी समझ आ गई होगी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब मैं भी आगे सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल ही शो करूँगा, इसी तरह मेरा टाइम भी बच जाएगा और मैं जल्दी जल्दी आपको बात समझा सकूँगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम देखते हैं कहाँ पे है। हम लोग गए पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैग्नीशियम किधर है? मैग्नीशियम बिल्कुल साथ ही है इसके, सोडियम के साथ ही। और ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्सीजन ये है। तो मैग्नीशियम जो है वो रो नंबर 3 में ही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके 3 शेल्स ही होंगे, और वो ग्रुप नंबर 2 में है, इसका मतलब है कि उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो रो नंबर 2 में है, इसका मतलब है कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स ही होंगे, और उसका ग्रुप नंबर है 6, इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा 1। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन में, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ से मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और चले जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये एक और अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और ये भी चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने अपने आउटर से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, उसके पास अब स्टेबिलिटी आ गई, उसके अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो गए, और जो ऑक्सीजन है उसके पहले 6 थे, उसने 2 मजीद गेन कर लिए, तो 6 + 2 8 होता है, तो वो भी स्टेबल हो गया। अब क्या रिजल्ट निकलता है वो ये मेंशन कर देते हैं। मैग्नीशियम, अब इसमें 2+ आएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। बेटा ऑक्सीजन के ऊपर भी जो है ना 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। और आपने फिर ना बेटा ये चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आपने मैग्नीशियम को डॉट से रिप्रेजेंट किया है ना, तो आपने इधर भी डॉट ही लगाने हैं, कहीं यहाँ क्रॉस ना लगा देना कि इधर भी क्रॉस है तो इधर भी क्रॉस लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। जो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन अगर डॉट हैं तो आपने डॉट ही लगाने हैं, अगर क्रॉस है तो क्रॉस लगाने हैं। और हाँ, ये भी नहीं करना कि यहाँ पे डॉट हो तो इधर भी डॉट हो। अगर इधर डॉट है ना तो आपने इधर क्रॉस ही लगाना है, और अगर इधर क्रॉस है तो आपने इधर डॉट ही लगाना है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बेटा ये एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड की, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कोई चीज़ तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे अब हम समझेंगे कि आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों, हर आयोनिक बॉन्ड जो है ना उसका स्ट्रक्चर होता है जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो ज़रा। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, यानी वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, बिलियंस ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस फॉर्म। ठीक हो गया, दे फॉर्म अ रेगुलर पैटर्न और लैटिस ऑफ ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव। ऑल्टरनेटिंग मतलब पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है,
तो ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये डायग्राम भी यहाँ पे शो कर रही है कि क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अलावा द लेटेस्ट ग्रोज टू फॉर्म अ 3D जाइंट 3D स्ट्रक्चर। जाइंट 3D स्ट्रक्चर, 3D यानी 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड जाइंट बिकॉज इट कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आयंस, बिलियंस ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर के? पहला फीचर तो ये है कि जाइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, मेड ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी केटाइंस एंड नेगेटिव आयंस यानी एनाइंस, ठीक है। ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द आयंस टुगेदर, और यही होती है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और द पैटर्न बीट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो बेटा सारे फीचर्स जो है ना आप इसको लिंक कर सकते हो जस्ट बाय सीइंग दिस डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ज़बरदस्त है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आगे एग्जांपल देता हूँ मैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डायग्राम है वो आपके सामने है, आप समझ सकते हैं इसको। इसमें देखो कि पहला फीचर मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जायंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। जायंट लैटिस स्ट्रक्चर का एक फीचर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वो यानी नेगेटिव आयन ऑरेंज से किया हुआ है उन्होंने रिप्रेजेंट, और सोडियम यानी पॉजिटिव आयन उन्होंने ग्रीन से किया हुआ है। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह करके ना ऑल्टरनेटिंग वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आते हैं। तो इस इन फीचर्स को आप अगेन इस डायग्राम से देख के लिंक कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं कि इसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली पेपर 2 के अंदर। तो बल्कि पेपर 1 के अंदर भी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आयनिक कंपाउंड्स की? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ज़रूरी है बेटा, आपने ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज़। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग दे हैव अ जाइंट आयनिक लैटिस। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक फीचर है कि क्यों उसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न क्या है? द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। आपको बात समझ आ रही होगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही वही जो है ना कोज होती है कि क्यों जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं वापस में मिल के रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी रीज़न ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ओवरकम दीज फोर्सेस। अब फोर्सेस कौन सी हैं? दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसको तोड़ने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। यही वजह है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड्स का। अच्छा बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। फर्स्ट थिंग, अगर तो आपका कंपाउंड जो है आयनिक कंपाउंड अगर तो वो सॉलिड है तो फिर तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसकी वजह ये है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयंस हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। देखो सॉलिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो काइंड ऑफ इस तरह का होता है कि उसमें स्पेसेस बहुत कम होती हैं, मतलब कि ना वो आपस में बिल्कुल ही पैक्ड होते हैं, जैम पैक्ड होते हैं, और वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं। तो जब वो अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं, यानी जो आयंस अपनी जगह से जब हिलेंगे ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैसे कैरी करेंगे? और जब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो ही नहीं करवा पा रहे, तो फिर ज़री बात है, फिर जो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, और हैंस जो आपका कंपाउंड है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सेकंड केस ये है कि अगर आपका कंपाउंड वो मोल्टन है या एक्वस है, तो फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसकी वजह ये है कि जब आपका आयनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्म में होता है या मोल्टन फॉर्म में होता है, तो उसमें जो आयंस हैं वो मूव कर सकते हैं। जब आयंस मूव कर सकते हैं
तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी कैरी कर सकते हैं और अपने साथ मूव करवा सकते हैं, और हैंस करंट भी फ्लो कर सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो मोल्टन और एक्वस आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो बेटा ये है दो प्रॉपर्टीज़ हैं, और बच्चों ये आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह याद होनी चाहिए, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो प्लीज़ अपनी सजेशंस जो हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।